हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारे क्लासेज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखना हम लोग सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था यूनिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का हमने डिस्कस किया था। इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द डायमेंशंस। डायमेंशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डायमेंशंस के बारे में एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो फिजिक्स के अंदर वी वांट टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड टू आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करना है, फॉर दैट वी विल यूज डायमेंशंस। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डायमेंशंस। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस दैट पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नॉन एज डायमेंशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। उसी को क्या बोलेंगे? डायमेंशंस बोलेंगे। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायमेंशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन in proper form with physical quantity, that is known as, that called dimensional formula, that called dimensional formula, DF, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलें, क्या बोलेंगे इसको? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डायमेंशनल फॉर्मूला की, वो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? इस क्लोज ब्रैकेट में यूज करते हैं। अगर आप ये वाला ब्रैकेट यूज करो तो भी गलत है, ये वाला ब्रैकेट यूज करो तो भी गलत है, और कई लोग ऐसे वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ये भी गलत है। तो हमेशा ये वाला ब्रैकेट, ये आपकी राइट चॉइस होती है, ये वाला ब्रैकेट आपका यूज होना चाहिए, इसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज नहीं करोगे। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं एम, एल और टी। नॉर्मली ये तीन क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं, एम एल टी। एम मीन्स मास, लेंथ मीन्स लेंथ, एंड टी फॉर टाइम। तो मास, लेंथ एंड टाइम, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि जो मैक्सिमम क्वांटिटीज है दीज आर डिपेंड ऑन दिस थ्री। इसके अलावा थोड़ी बहुत आ जाएगी, जैसे करंट है, टेम्परेचर है, वो थोड़ा अलग हो जाता है, पर मैक्सिमम इसी तीन पे डिपेंड करती है। तो एम एल टी, एम टू द पावर ए बी सी। तो ये ए बी सी जो मैंने ऊपर लिखा पावर में, क्या लिखा है? ए बी सी जो पावर में लिखा है, दीज ए बी सी आर द डायमेंशंस, दीज ए बी सी आर द डायमेंशंस। अगर मैंने एक साथ में लिख दिया कि फॉर्मूला लिख दिया मैंने एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर -2। सो व्हाट आर द डायमेंशंस हियर? हियर डायमेंशंस आर 1, 1, -2. In this way we represent dimensions. That means in this physical quantity, power of the mass is 1, power of the length is 1, and power of the time -2. If we want to write the unit of this physical quantity, we can write for the mass kg, kg into meter upon second square. So with the help of unit, you can write dimensional formula, or with the help of dimensional formula we can write unit also. अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, सो वी कैन राइट वेरी इजीली फ्रॉम द डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन राइट द यूनिट, एंड फ्रॉम द यूनिट वी कैन राइट डायमेंशनल फॉर्मूला एज वेल. So this is the basic relation between unit and dimensional formula. So dimensional formula give the basic approach, and these simply give the relation of the
फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? डायमेंशंस आपका बताता है कि कोई भी जो गिवन क्वांटिटी है उसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन कैसा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन कैसा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन आवर क्लास। अलग अलग क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं फॉर द मास। इफ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द मास, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का बोला केवल मास का, सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास? मींस मास के अंदर केवल मास है तो m टू द पावर 1, l कुछ है नहीं यहां पे, टाइम भी है नहीं। सेकंड में बोलता हूं लेंथ, लेंथ के अंदर आपका डिस्टेंस आ सकता है, डिस्टेंस भी यही होगा। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। मीन्स कोई भी चीज जिसका यूनिट मेजर करने के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, दैट इज कंसिडर एज द लेंथ। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा आपका m0 l1 t0। अगर आपकी बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम, टाइम चाहे किसी में हो, मिनट में हो, आर में हो, सेकंड में हो, सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ही होगा m0 l0 t1, m0 l0 t1। अगर मैं बात करता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, मीन्स यूनिट इसकी बनेगी मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m0 l2 t0। वॉल्यूम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्या बनेगा? m0 l3 t0। वॉल्यूम का क्यों बना? क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। जब आप वॉल्यूम निकालते हो, क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हो LBH होता है। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाल दो, उसकी यूनिट हमेशा हम लोग लिखते हैं मीटर क्यूब। कई बार लिखा आता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वो क्या होता है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। सीसी लिखा आता है, सीसी आल्सो वॉल्यूम, सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 cc 2 cc लिखते हैं ना, दिस इज आल्सो सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम बात करें यहां पे डेंसिटी, डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। रो को हम लोग लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। we know the unit of the mass, that is kg, volume we know meter cube। now we can write dimensional formula very easily, kg for m1 meter cube l minus 3 and t0। dimensional formula of relative density, relative density। so relative density means density of any substance with respect to water, density of any substance with respect to water, that is the relative density। so relative density, relative density that is density of any substance, density of substance upon density of water, density of water। यह आपकी रिलेटिव डेंसिटी है। दैट मीन्स ऊपर भी डेंसिटी आ रहा है, नीचे भी डेंसिटी आ रहा है, तो ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स यूनिटलेस है यहां पे, दिस इज यूनिटलेस, यूनिटलेस। अगर कोई यूनिट नहीं तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। जो चीज डायमेंशन लेस होती है उसको आप ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t0, दिस इज द डायमेंशन लेस। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कौन सी? आपकी रिलेटिव डेंसिटी। कौन सी? रिलेटिव डेंसिटी। फिर हम बात करते हैं फोर्स। फिजिक्स में सबका रिश्तेदार होता है फोर्स, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फोर्स। जिसका भी रिश्ता कहीं से नहीं मिल रहा उसका कहीं ना कहीं से फिजिक्स के अंदर फोर्स से मिल जाएगा। कोई भी ऐसी क्वांटिटी आप दिमाग में सोचिएगा कि यार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम भूल गए, कहां से लेके आए, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, कहीं ना कहीं फोर्स के साथ इसका रिश्ता हो सकता है। क्योंकि 99% फिजिकल क्वांटिटी जो है दे आर रिलेटेड विद द फोर्स, वो फिजिक्स के साथ रिलेट करती है, फिजिक्स के फोर्स के साथ रिलेट करती है कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटीज। तो जो फोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना। फोर्स का भी अगर याद नहीं रहता, F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू एम ए।
ए यहां पे एसिलेशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी और एसिलेशन भी आप लिख सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी जो होता है, फोर्स से पहले बताता हूं, ये वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका m0 L1 T0 T-1, सॉरी क्या बनेगा, T-1 डिवाइड में सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एसिलेशन जो है वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है, पढ़ी होगी आपने, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकंड को टाइम से करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बन जाएगा m0 L1 T-2। अब हमने फोर्स लिखा F इक्वल टू ma, F इक्वल टू क्या लिखा हमने, ma। इसमें हमें मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, मास की यूनिट kg होती है, a की यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सबसे पहले यूनिट लिख दीजिए ताकि डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा इजीली हो जाएगा, kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। अगर आपको न्यूटन को एक्सप्लेन करना तो क्या होता है, ये केजी इंटू मीटर पर सेकंड, इसको ये एक्सपेंड फॉर्म हो गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, m1 L1 T-2 हो गया। आपने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लिया तो आपने कई सारी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला इजी से निकालना सीख लिया। क्योंकि फोर्स से हम लोग बहुत सारी चीजों को रिलेट करेंगे, मैं बहुत सारी चीजों को यहाँ पे फोर्स से रिलेट करने वाला हूं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे किसी भी टाइप का वर्क हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है क्योंकि यूनिट सबकी सेम बनती है, यूनिट सबकी सेम बनती है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग वर्क, W इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर, F इंटू एस होता है, W इक्वल टू। बस इतना ही चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है m1 L1 T-2, सर हमने याद कर लिया। डिस्प्लेसमेंट सर डिस्टेंस होती है L1, हम आराम से इसको निकाल देंगे, क्या बन जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2, और बच्चे का काम हो गया। क्योंकि उसने फोर्स का याद कर रखा है, फोर्स का याद कर रखा है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा इजीली निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, क्योंकि उसने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L1 T-2। आपके दिमाग में अच्छे से एक जगह पे सेट कर लीजिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स दैट इज m1 L1 T-2। अब सर आप कोई भी क्वांटिटी दीजिए, हम उसको फोर्स के साथ रिलेट करेंगे। किस साथ रिलेट करेंगे, फोर्स के साथ रिलेट करेंगे। जैसे मैंने बोला प्रेशर निकालिए बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। इसी के साथ मैं लिखूंगा स्ट्रेस, इसी के साथ मैं लिखूंगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत सारे आते हैं, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एक होगा। इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या आपको बोले मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इन सबका एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, चाहे प्रेशर बोले, स्ट्रेस बोले, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोले, सबका एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला है। और आपको पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। सर बच्चा ने फोर्स का याद कर रखा है, तुरंत से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देगा। सर देखो इजी है, m1 L1 T-2 है, और नीचे सर एरिया है, एरिया का L2 होता है, अभी हमने देखा था। तो फाइनल वो लिख देगा सर, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही बनेगा, m1 L-1 T-2 बनेगा। सर हमें कोई चिंता नहीं है अब इस चीज की, बड़ा इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। कितनी चीजों को एक साथ हमारे पास लिख दिया। देखो प्रेशर, आपको पूछ ले कोई 5 फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो आप सीधा बोल सकते हो सर प्रेशर है, स्ट्रेस है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके अंदर भी अलग अलग 4 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग बोल सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि सेम होता है। इसके साथ बोल सकते हो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके साथ होता है
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन सब का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला है सर, जो प्रेशर का है m1 L-1 T-2। अब यहां बात करते हैं स्ट्रेन। जो स्ट्रेन होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना इजी है। वैसे ये यूनिट लेस और डायमेंशन ले लें, क्योंकि स्ट्रेन इक्वल टू जो होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन यहां पे लेंथ और एरिया वो सब है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा ए अपॉन ए, एरिया में चेंज अपॉन ओरिजिनल एरिया। डेल्टा वी अपॉन वी, वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सबके अंदर आप देखोगे ऊपर की यूनिट चेंज में यूनिट, लेंथ में चेंज मीटर में ही होगा, एरिया में चेंज मीटर स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम में चेंज मीटर क्यूब में होगा। तो ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये स्ट्रेन जो है वो आपका यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। यूनिट लेस डायमेंशन लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो आप लिखने में ये लिख सकते हो सर इसका m0 L0 T0 लिख सकते हैं हम लोग, इसका डायमेंशन 0 है। डायमेंशन क्या है इसका, 0 है। ठीक है, इस तरह हम बात करें आगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। अगर इसको केवल मोमेंटम की जगह हम लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। लीनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं, P इक्वल टू आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज द लीनियर मोमेंटम। अब आप चाहो तो इसका लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि सर लीनियर मोमेंटम P, मास का हमारा पता है क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 होता है। वेलोसिटी हमें पता है L1 T-1 होता है सर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m1 L1 T-2 T-1 सॉरी। इस तरह बात करते हैं हम लोग इंपल्स की। जो इंपल्स है, इंपल्स में डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा आसान है, क्योंकि एक इंपल्स मोमेंट थ्योरम होती है, आई इक्वल टू डेल्टा पी होता है सर। एक तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं, अगर ये नहीं याद है तो आप ये फोर्स के साथ रिलेट कर सकते हो, आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी भी होता है सर। ये दोनों फॉर्मूले इंपल्स के हैं, आई इक्वल टू डेल्टा पी और आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे ये चीज अपने पास आती है कि सर इन दोनों में से किसी का लिख दो, तो हम सीधा लिख सकते हैं इसका कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इंपल्स का ही होगा जो मोमेंटम का है। आप यहां से लिखोगे तो भी सेम आएगा, क्योंकि टी से मल्टीप्लाई करोगे, t-2 होता है और एक टी होके -2 + 1 -1 बच जाएगा, जो आपका यहां पे बचा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया। अब एक होता है हमारे पास इसमें एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से लिखते हैं और जे से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, एल से लिख सकते हैं और जे से लिख सकते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको, बड़ा इजी सा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एल का फॉर्मूला याद रखो, एल इक्वल टू एम वी आर होता है सर। एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर होता है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है सर, m1 होता है, v का होता है L1 T-1 होता है, और r का साथ में सर डिस्टेंस है तो l हो जाएगा। तो फाइनल जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा m1 L2 T-1 बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। आई थिंक बड़ा इजी से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख गए हम लोग। इसके बाद हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी और होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे जाके रोटेशन चैप्टर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पर अभी लिख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको भी आई से लिखते हैं, आई का एक फॉर्मूला याद रख लीजिए बेटा, आई इक्वल टू mr² होता है। क्या होता है, mr² होता है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है तो इजिली लिख देंगे। एम का सर ये होता है m1, r है L2 हो जाएगा, टी यहाँ पे है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करें हम लोग, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट आ जाते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। करंट की यूनिट एम्पियर होती है सर। ये इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आती, चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम लोग इसका लिख देंगे सीधा कि सर ये 3 के अलावा हमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, वो हमें A1 ऐड करना पड़ेगा एम्पियर के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज
जिसको Q से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं Q। और हमें पता है सर Q इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है I इंटू टी, हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। I का हमें पता है और T का हमें पता है, तो सर मास यहाँ पे है नहीं, लेंथ यहाँ पे है नहीं, टाइम यहाँ पे है और करंट यहाँ पे है। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरह से हम लोग इजीली इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती फॉर्मूला लिखने के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने 9th में पढ़ा होगा, जी, कैपिटल जी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो यहां पे भी आपको याद होना चाहिए कि सर इसमें भी एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, फोर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहां से जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सर हम इजीली लिख देंगे, क्योंकि हमें F का पता है, R का पता है और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमें पता है। तो जैसे बच्चा लिखने जाएगा, सबसे पहले लिखेगा फोर्स का m1 L1 T-2 और साथ में R का लिख देगा वो L2, और लास्ट में नीचे मास दिख रहा है उसको, तो मास इंटू मास वो बोलेगा सर m2 हो जाएगा। तो सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा m1 L3 सॉरी m-1 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो L3 और T-2। बच्चा ने इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। अब ये मत सोचना है कि कांस्टेंट हमेशा डायमेंशनलेस होता है। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं फिजिक्स में, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं, केवल मान लीजिए यूनिट नहीं होती उनकी। कुछ डायमेंशन लेस नहीं होते हैं, कौन से, प्लांक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है पर इसकी यूनिट है और डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है। तो दो टाइप के कांस्टेंट होंगे, विथ डायमेंशन एंड विदाउट डायमेंशंस। तो काफी सारे कांस्टेंट ऐसे होंगे जो विथ डायमेंशन है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। किसकी बात, ग्रेविटेशनल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के से हम लोग लिखते हैं, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपके पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो हम लोग अगर एक फॉर्मूला और होता है इसमें भी, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जैसे बच्चे को पता चला K का कैसे निकालना, वो निकाला कि सर F R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2 कर देगा। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला पता है उसका, F का क्या होता है m1, फोर्स चाहे किसी टाइप का हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है f1 L1 T-2, R का साथ में लिखेगा वो L2, और यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज का अभी देखा A इंटू टी और उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है मल्टीप्लाई में, स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल क्या बनेगा, m1 L3 बन जाएगा, T-4 बन जाएगा और A की पावर -2 बन जाएगा। कोई उसके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं, इसी के अंदर एक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फोर्स का F इक्वल टू Q इंटू ई होता है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बड़ा आसान सा हो गया कि सर कुछ नहीं है, अब तो इसके अंदर हमारे पास ई का निकालना, F और Q का हमें पता है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन Q। जब आपको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला उसका लिख सकते हो। तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे, F का क्या होता है m1 L1 T-2 होता है, Q का लिखोगे अंदर A इंटू टी, तो जो फाइनल बनेगा आपका वो आपका बन जाएगा m1 L1 T-3 A-1 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी। ठीक है, एक इसके अंदर होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको, तो बड़ा इजी सा है ये भी। कैसे लिखेंगे सर, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, इजीली हमारा काम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सर यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई और F R स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है, टेंशन करनी नहीं है। Q1 Q2 का हमें पता है सर, Q1 का A इंटू टी होता है, ये भी Q इंटू टी का Q2 का होगा, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। अपॉन में सर यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का हमें अच्छे से याद कर रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, काम हो गया, और साथ में L2 हो गया। फाइनली जब सोल्व करोगे तो आपको पता है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिखा के उसका जस्ट रेसिप्रोकल आपका ये आंसर आएगा। तो इसका बन जाएगा m-1 L-3
टी प्लस का 4 बन जाएगा और ए 2 बन जाएगा। यह आपका हो गया परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस जो एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं बेटा हम लोग थीटा में। किससे मेजर करते हैं? थीटा, जिसकी यूनिट होती है रेडियन। अब यहां पे ये मत सोचना ये यूनिट लेस नहीं है, यूनिट है इसकी बट डायमेंशन लेस है। तो यूनिट और डायमेंशन ध्यान रखना कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है रेडियन पर डायमेंशन इसका नहीं है, डायमेंशन m0 l0 t0 है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से। क्या लिखते हैं? ओमेगा से, जिसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m0 l0 t-1 बनेगा। और इसी के जैसा सेम बनता है, पता है, जो एंगुलर वेलोसिटी का होता है वही होता है आपका फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जिसको कई लोग n से लिखते हैं और कई लोग f से लिखते हैं और कई लोग इसको म्यू से लिखते हैं। सारे एक ही सिंबल है, सबके सब फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। और फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू आपको पता है कि सर 1 टाइम पीरियड होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना जाएंगे, मास यहाँ पे है नहीं, लेंथ यहाँ पे है नहीं, टाइम डिवाइड में है तो t-1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं आ रही है, सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग इजीली लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए एंगुलर एसिलरेशन भी होता है। क्या होता है? एंगुलर एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन। एंगुलर एसिलरेशन क्या होता है? एंगुलर एसिलरेशन अल्फा से लिखते हैं, अल्फा इक्वल होता है ओमेगा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, ओमेगा का होता है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा m0 l0 t-2 बन जाएगा। ठीक है, अब आता है टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सर, एफ इंटू आर होता है। हमने फिर से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर रखा है, इसका बड़ा आसान है, लिख देंगे कि सर फोर्स का m1 l1 t-2 होता है, साथ में r का हमारे पास l1 होता है। तो क्या हो जाएगा फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला? m1 l2 t-2 हो जाएगा सर। कोई चिंता की बात हमें नहीं है, इजिली हम लोग इन चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। बड़ा इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरह हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट h। अब यहां ध्यान रखिए h का भी रिलेशन होता है, E इक्वल टू एच न्यू। E यहां पे एनर्जी है, न्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो सर E h का सीधा हो जाएगा E अपॉन न्यू। सर हमें E का भी पता है, E का नहीं पता सर हम फोर्स का लिख देंगे। तो फोर्स होता है m1 l1 t-2, साथ में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का होता है, वही एनर्जी का होता है तो डिस्प्लेसमेंट साथ में ऐड कर देंगे। और म्यू का सर हमने अभी देखा था t-1 होता है फ्रीक्वेंसी जो है। तो फाइनल क्या बन जाएगा इसका? m1 l2 और t-1 बन जाएगा सर। दिस इज दी फॉर प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। इसी के साथ एक आता है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट इसको सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? सिग्मा से। एक रिलेशन होता है इसमें भी बेटा, E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 एक रिलेशन होता है। यहां पे ध्यान देना, ये E जो है थोड़ा सा अलग है। ये एनर्जी जो होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड होती है, जिसको हम लोग ई बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ई बोलते हैं। ठीक है, ये आपका होता है स्टीफन कांस्टेंट का, स्टीफन कांस्टेंट का। अब इसका कैसे निकालेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला? तो यहां पे देखो कि सर टी यहां पे टेम्परेचर है, टी क्या यहां पे? टेम्परेचर है। तो जब सिग्मा का निकालना है, सिग्मा इक्वल हम लोग देंगे ई अपॉन टी की पावर 4 लिख देंगे। तो जैसे ई का लिखने जाएंगे, ई का होता है m1 L2 t-2, तो एनर्जी का होता है। बट यहां प्रॉब्लम आ गई सर कि यहां पर यूनिट एरिया दे रखा है, तो एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो L2 पर सेकंड दे रखा है, T से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और साथ में ये टेम्परेचर है, इसको हम लोग K की पावर 4 लिखेंगे। केल्विन यूज करते हैं टेम्परेचर, क्या यूज करते हैं? केल्विन, जिसको K लिखते हैं। तो फाइनल जब डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो सर बनेगा m1 L-L0 बन जाएगा, क्योंकि 2 और 2 से कैंसिल हो गया, और T-3 बन जाएगा
और k की पावर -4 बन जाएगी। कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज द स्टीफन कांस्टेंट। ये क्या आपका स्टीफन कांस्टेंट होता है। अब बोले गैस कांस्टेंट का क्या होगा सर? गैस कांस्टेंट भी आर हम लोग बहुत यूज करते हैं। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, गैस कांस्टेंट हमारे पास एक इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है बेटा। यहां से हम लोग इसका निकाल देंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉल्स होता है, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम है। तो आपका जो आर है वो हो जाएगा पीवी अपॉन एन इंटू टी। तो देखो प्रेशर का हमें पता है सर कि m1 L -1 T -2 होता है, फोर्स के साथ रिलेट करके आप निकाल सकते हो। V वॉल्यूम है सर L3 होता है वॉल्यूम का, और N मोल है तो इसको मोल ही लिखते हैं, और टेम्परेचर केल्विन इसको K ही लिखते हैं, अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 3 फिजिकल क्वांटिटी का अलावा एक्स्ट्रा है फंडामेंटल के अंदर। तो ये m1 होगा, L2 होगा, T -2 होगा, K -1 होगा और साथ में मोल -1 भी होगा। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इस तरह से चलता है यहां पर। अगर बात करें यहीं पे एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट और पढ़ते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसको केबी से हम लोग लिखते हैं, केबी। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है बेटा, एनर्जी ई इक्वल, यहां एनर्जी नॉर्मल एनर्जी 3/2 केबीटी होता है। क्या होता है फॉर्मूला एनर्जी का? 3/2 केबीटी। केबी यहां पे क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2/3 और साथ में आ जाएगा ये इधर E/T हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा हो गया। तो हमारे पास E2/3 तो कांस्टेंट है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। E का हमें पता है, एनर्जी का m1 L2 T -2 होता है और साथ में टेम्परेचर का T K1 हो जाएगा। तो फाइनल जब सोल्व करेंगे सर इसका ये बनेगा m1 L2 T -2 और K -1 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूला जब फॉर्मूले के साथ रिलेट करेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं, अदरवाइज बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो चीजों को किसके साथ रिलेट करना है आपको? उसके फॉर्मूले के साथ रिलेट करना है। उसके फॉर्मूले के साथ रिलेट कर दोगे तो इजीली आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख जाओगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे अब हम आपको बोलते हैं सर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड सर हमें एक फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करने का, फोर्स के साथ F इक्वल टू सर QVB होता है। अब आप बताओ B का इजीली निकाल लेंगे, B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो लिख देंगे हम लोग F/Q × V। Q चार्ज है सर, V यहाँ पे वेलोसिटी है, फोर्स का हमने अच्छे से याद कर रखा है, तो सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m1 L1 T -2, फोर्स का लिख दिया सर हमने, Q का हमें पता है A × T है और साथ में हमारा वेलोसिटी का सर हमारे पास पता है LT -1 होता है। सबका लिख दिया। तो अब हमारे पास इसको सिंपलीफाई कर लेंगे सर, टी नीचे ही कैंसिल हो गया, टी का कोई रोल नहीं है, नीचे यहाँ पे L1 है, ऊपर भी L1, ये भी 0 हो गया। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा सर वो m1 बनेगा, L0 बनेगा और T -2 एज इट इज रहेगा और साथ में A -1 ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं करना है, उसके साथ उसका जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला है वो याद करना है, ताकि उस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। तो याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वांटिटी यूज होती जाएगी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना अपना आप से आता जाएगा। तो इनमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला होता कैसे है, ये हमने आज के सेशन में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। थोड़ी सी देर हम बाद नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके यूजफुल है, देन सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू एवरीवन।